प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आह्वान पर प्रदेश के किसानों में दिखा उत्साह। रायबरेली और ललितपुर के किसानों ने प्राकृतिक खेती के फायदों को सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना की चुनौती का प्रदेश ने किया मजबूती से सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नया शहरी भारत और शहरी विकास को लेकर प्रदर्शनी का होगा आयोजन। और शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री कल गंगा एक्सप्रेस वे की रखेंगे आधारशिला। मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेस वे पर बनेगी 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। अब जिलों के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गो आधारित प्राकृतिक खेती पर दी गई जानकारियों को बुंदेलखंड के ललितपुर में काफी उत्सुकता के साथ किसानों द्वारा सुना गया। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री ने देश को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने का संदेश दिया और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से जिले के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर जोर दिया। ललितपुर के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय सहित किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों, कृषि छात्रों सहित कृषि विशेषज्ञों ने मोबाइल एवं टीवी के माध्यम से कार्यक्रम को सुना। कृषि के छात्रों ने जहां प्रधानमंत्री के इस अभियान को काफी प्रेरणादायक बताया, तो वहीं किसानों ने प्राकृतिक खेती को अब खेत तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है एवं इसके अनुसार जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैविक खेती एक बहुत ही अच्छी प्रकार से खेती की जा रही है, जिसमें पशुओं का गोबर, मलमूत्र आदि जैसे मूत्र एवं गोबर को सड़ा गला कर किया जाता है। यह इससे भूमि की उपज में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है और इससे भूमि की उर्वरकता में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है तथा इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और हम अपने गाँव की ओर जाएंगे एवं किसानों को भी इसके बारे में समझाएंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे भूमि की उपज शक्ति अधिक बनी रहे। हम इसारा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की जो ललितपुर में जो एफपीओ है, इसके साथ मिलकर हम जैविक खेती पहले से ही कर रहे हैं और हमें लगता है कि का प्रोग्राम हमारे किसानों के लिए और जो नए किसान जुड़ रहे हैं उनके लिए जैविक खेती करने में प्रेरणादायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन के अनुसार हम लोग जो उन्होंने प्रेरणादायक बात कही है, हम लोगों से हमें बताया है मतलब कि टीवी के माध्यम से, तो हम उनके निर्देशों के अनुसार ही चल रहे थे। अब आगे भी अब हमें एक प्रेरणा और मिल गई है। जो जानकारी आज उन्होंने विशेष तौर पर दी है हमें, ये बहुत अच्छी जानकारी है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम उनके निर्देशन के अनुसार चलते रहेंगे। उन्होंने हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जैसे गौमूत्र और गौ गोबर के माध्यम से जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के संदेश से जुड़े कार्यक्रम को रायबरेली के किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में बखूबी देखा और प्रधानमंत्री के विजन की सराहना भी की। 100 से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम को केंद्र पर देखा। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कदम का दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। साथ ही जो किसान इससे जुड़े हैं, उन्होंने और लोगों को भी जोड़ने की, प्रधानमंत्री की अपील को पालन करने की भी बात कही। गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कृषि की जो गौ आधारित जो खेती है, वो रायबरेली के किसान 60% खेती जैविक कर रहे हैं, जो गौमूत्र और गोबर से कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के द्वारा जो इसकी परचेजिंग का जो व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान सामान उत्पादित कर लेता था और कभी कभी ग्राहक भी नहीं मिलते थे। पर सरकार अगर इसको खरीदेगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये माल हमारा विदेश में जाएगा, विदेशी ऊर्जा भी हमें मिलेगी। प्रधानमंत्री जी की बात यहाँ सबसे अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि जो भी किसान इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, वो अपने साथ कम से कम 2 या 4 किसानों को अपने आसपास में जोड़े और फिर इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए तमाम तरह की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई है और जिसके चलते बहुत सारे किसानों को फायदा भी होगा और जो लोग कर रहे हैं उनकी आमदनी भी ज़्यादा हो रही है। प्राकृतिक कृषि ये
कई वर्षों से हम लोग प्रयास में थे कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अभियान बने। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके संज्ञान में ये बात आई और अब जो व्यापकता आएगी उसका परिणाम पूरे भारत के कृषक भाइयों को मिलेगा। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे रायबरेली के संवाददाता सुधीर त्रिपाठी के पास। सुधीर, प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो संदेश दिया गया है, किस तरह का प्रभाव रायबरेली के किसानों पर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए अलका जी, रायबरेली के किसान कल के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं और प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले तो रायबरेली के किसानों ने एक ये अंतर जाना कि जो जैविक खेती होती है और नेचुरल खेती है, दोनों में अंतर है। जनरली लोग ये समझते हैं, किसान ज्यादातर ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन जैविक खेती में कास्ट ज्यादा आती है क्योंकि जो जैविक खादें होती हैं वो मार्केट के रासायनिक जो खादें मिलती हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट रेट में होती हैं, इसलिए उनमें लागत ज्यादा आती है किसान की। तो जैविक खेती की नहीं बल्कि कल जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था, स्पष्ट संदेश था कि गौ आधारित खेती, नेचुरल खेती, जो हमारी पारंपरिक जो प्रथाएं थी, पहले की जो खेती हुआ करती थी, तो उस आधार पे जो है नेचुरल खेती की बात प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसमें लागत बिल्कुल शून्य के आसपास आ जाती है। तो जैविक खेती और गौ आधारित खेती, नेचुरल खेती के बीच में रायबरेली के किसानों ने इस अंतर को समझा और किसानों का बहुत सकारात्मक रहा। जो प्रधानमंत्री ने एक ये अपील किया था कि जो किसान पहले से इस पद्धति पर खेती कर रहे हैं वो अपने गांव के ही 1, 2, 4 किसानों को अपने साथ जोड़े ताकि ये सिलसिला बढ़ता जाए और ज्यादा लोगों को इससे जो है फायदा मिले। तो इस मंत्र को, प्रधानमंत्री के इस मंत्र को रायबरेली के किसानों ने बाखूबी से समझा और उनकी इस अपील को भी जो है उन्होंने अपने जीवन में पालन करने की बात स्वीकारी है। जी अलका जी। धन्यवाद सुधीर जानकारी के लिए। विधानसभा में अनुपूरक बजट के पेश होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कोरोना कालखंड में देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से इस चुनौती का सामना किया है। 135 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया गया है। मुफ्त टेस्ट और उपचार की व्यवस्था की गई थी। देश में सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। प्रदेश में आज 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। बात करें, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी के 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से हुई मौतें भारत के अंदर हुई मौत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये चीजें दिखाती थी सावधानी, सतर्कता, समय से लिए गए सटीक फैसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर नेतृत्व ने काम किया है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस देश ने जो लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश उस लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता रहा। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं। 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मरीज आया था प्रदेश में, हमारे पास कोई लैब नहीं थी। हमने दिल्ली सफदरजंग में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैंपल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी 75 जनपदों में RT-PCR लैब भी हैं। ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब ICU बेड की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश देश के 27 जिलों को सैनिटाइजर सप्लाई करता है। यह अनुपूरक बजट लगभग 8,500 करोड़ रुपए का है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए बेहतर काम किया है। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में ICU बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, तब हमारे पास मास्क के लिए, PP किट के लिए, सैनिटाइजर के लिए हमको भारत सरकार पर या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था।
आज प्रदेश में पीपी किट बनाने के तमाम उद्योग लग चुके हैं। मास्क यहां बनाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर हमारी चीनी मिलें इतना पर्याप्त मात्रा में बना रही हैं कि अब सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 27 राज्यों को भी सप्लाई उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सैनिटाइजर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने अपना राजस्व और बचत का दायरा बढ़ाया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छठे से दूसरे नंबर पर पहुंचाया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में निषाद समाज जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ संयुक्त रैली करेंगे। इसके बाद वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी सहकारी बैंक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित सहकार भारती के प्रदेश में पहली बार होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भी करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी मौजूद रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। जी शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज निषाद समाज और जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसका किस तरह का राजनीतिक और सामाजिक असर आप प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि पूर्वांचल के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर निषाद पार्टी का खासा प्रभाव माना जाता है और 2019 में हमने देखा कि संत कबीर नगर जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी ने निषाद पार्टी की प्रवीण निषाद को जीती और वो वहां से लोकसभा सांसद चुनकर आए थे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी औपचारिक ऐलान हो चुका है निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन का। और ऐसे में ये पहली साझा रैली लखनऊ के रमाभाई अंबेडकर मैदान में होने जा रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय निषाद जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं वो मंच साझा करेंगे। साझा रैली है तो निश्चित तौर पर इसका एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी अपने मतदाताओं को, अपने समर्थक वर्ग को। और हम देख रहे हैं कि इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई है। झंडे बैनर से ये पूरा मैदान एक तरह से कहें भरा पड़ा है। लखनऊ के शहरों में हम देख रहे हैं कि जगह जगह बैनर, होर्डिंग, कटआउट्स लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर निषाद पार्टी के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ये साझा रैली पहली ऐसी साझा रैली है जो लखनऊ में होने जा रही है बीजेपी नेताओं के साथ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है पूर्वांचल के जो मतदाता है उनको कि बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नारे के साथ यहाँ पर संजय निषाद इस साझा रैली को करने वाले हैं। संजय निषाद भी इसको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ सभी को इंतजार होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री इस मंच से जो प्रमुख तौर पर किन मुद्दों को उठाते हैं, अपने भाषण में किन बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। 3 उनका कार्यक्रम है, जिसमें ये राजनीतिक कार्यक्रम है पहला, उसके बाद सहकार भारती के सम्मेलन में जाएंगे जो अंतिम उनका कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ एक और कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और राजनीतिक लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ये रैली जो साझा रैली होने जा रही है। तकरीबन 1 बजे ये रैली होगी रमाभाई अंबेडकर मैदान में लखनऊ में। जी शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय भी है और वे सहकारिता से भी जुड़े हैं। कई कार्यक्रमों में भी प्रदेश में गति देने जा रहे हैं, तो इसका प्रदेश को किस तरह से फायदा होने जा रहा है? देखिए, सहकारिता को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है उसको लेकर सहकारिता मंत्रालय का अलग गठन किया गया था। और पहले मंत्री एक तरह से देखें सहकारिता मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार देश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनकी अगुवाई में काम हो रहा है। लखनऊ में सहकार भारती की तरफ से ऐसा पहला सम्मेलन है। किस तरह से सहकारिता को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में लोगों को मजबूत किया जा सकता है, लोगों की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है, लोग आपस में मिलकर सहकार की भावना से उद्योग खड़ा करें, तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। हमने देखा है अमूल का उदाहरण है गुजरात में, किस तरह से अमूल ने सफलता के झंडे गाड़े। इस तरह से तमाम उदाहरण गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सहकारिता में उतनी प्रगति देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब जब एक तरह से खास जोर दिया जा रहा है अलग मंत्रालय के गठन के बाद केंद्र में, तो ऐसे में निश्चित तौर पर सहकारिता में भी तेज प्रगति हो, लोग आगे आए और उसमें
सरकार का जो योगदान हो सकता है सहूलियत देने का, प्रोत्साहन देने का, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के सम्मेलन एक उम्मीद जगाते हैं कि उत्तर प्रदेश भी आने वाले वर्षों में सहकारिता में अग्रणी प्रदेश होगा, जिस तरह से गुजरात में देखने को मिल रहा है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और इसे संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जो 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल द्वारा बनाए जा रहे खिड़किया घाट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी में जो भव्य कॉरिडोर बना है वो केवल काशी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। ये भारतीय संस्कृति के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन ऑयल द्वारा खिड़किया घाट पर कराए जा रहे विकास कार्यों की भी सराहना की। मैं तो यहाँ पे कई वर्षों से आता रह रहा हूँ। आप देखिए पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक चीज़ पे अपना मन बना लेते हैं तो ये काशी का जो एक खोला है कॉरिडोर, मैं समझता हूँ ये सिर्फ वाराणसी काशी के लिए नहीं, भारत के लिए, और मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत ही गर्व का। और मुझे तो बहुत अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने और हमारे हाउसिंग जो मेरी दूसरी मिनिस्ट्री है स्मार्ट सिटी और बाकी जो उनकी योजनाएं हैं, अगर उनका थोड़ा सा इसमें योगदान रहा है तो इसमें हम सब बहुत खुश हैं। वाराणसी में मौजूद हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर से अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन पर आइए और जानकारी लेते हैं। जी हरिकेश, वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, इससे वाराणसी और पूरे प्रदेश को किस तरह का फायदा मिलने जा रहा है? अलका, मैं आपको बताऊं कि इस समय ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जिसका की नाम दीनदयाल हस्तकला संकुल है, और ये केंद्र सरकार, भारत सरकार की जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। चूंकि यहाँ पर बनारसी साड़ी का काम होता है, मीनाकारी का काम होता है, और जो लोकल उत्पाद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उसी में यह भारत से, पूरे भारतवर्ष से आए हुए लगभग 100 मेयर्स का सम्मेलन होने जा रहा है। इसको 10:30 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। और अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी, जो केंद्रीय नगर विकास मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, इन लोगों ने एक बाहर इसी बिल्डिंग में एक काशी के बारे में जो योजनाएं पूरी की गई हैं, जो चल रही हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन किया। और अंदर हॉल में सब मेयर बैठे हुए हैं जो आए हुए हैं, उसके अंदर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री केंद्र सरकार, नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर सम्मेलन इन लोगों के लेवल से शुरू हो गया है और 10:30 बजे प्रधानमंत्री इनको एड्रेस करेंगे। इसके पहले कल ही मेयर आ गए थे और इन लोगों ने काशी भ्रमण किया। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है घाटों को देखने के लिए, जो क्रूज की व्यवस्था है। तो सारे मेयर कल शाम को क्रूज से घाट देखा, गंगा आरती देखी, और उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का, उसको भी इन लोगों ने देखा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। और सभी मेयर यहाँ पे अभिभूत हैं काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के बाद, देखने के बाद कि किस तरह की, और उनका ये कहना है कि काशी से हम लोगों को बहुत सीखने को मिल रहा है। आगे इस सम्मेलन में जो मेयर आए हैं वो अपना अपना अनुभव साझा करेंगे, जिससे एक दूसरे के शहर के मेयर्स को, नगर प्रमुखों को इसका लाभ मिले और उन शहरों को भी लाभ मिले, खासतौर से वाराणसी से और वाराणसी को। अलका।
जी रिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस वे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेस वे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेस वे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के लिए कल 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर शाहजहांपुर के निवासियों में खुशी देखी जा रही है और वे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। योगी और मोदी जी ने जो काम किया है उसके लिए ये जलालाबाद की जो गरीबी भी काफ़ी कम होगी। बहुत अच्छा काम किया। और जो कोई भी अगर जल्दी से कोई तबीयत खराब हो जाती है, किसी को इमरजेंसी ले जाना पड़ता है, तो बहुत समय लगता था। इस एक्सप्रेस वे बनने से कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, काफ़ी जल्दी पहुंच जाया करेंगे। एक्सप्रेस से बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये हॉस्पिटल भी बनेंगे, इसमें सुनने में आ रहा है। तो एक्सप्रेस वे बनने से लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, थोड़ा नहीं बहुत। मैं इस गंगा एक्सप्रेस वे से बहुत खुश हूँ। इससे नए नए आयाम खुलेंगे, समय की बचत होगी, नए डीजल कम खपत होगी, नए नए उद्योग लगेंगे, बहुत भारी सुविधाएं होंगी। मोदी और योगी के लिए हम लाख लाख बधाई देते हैं। गंगा एक्सप्रेस यहाँ से निकल रहा है, इससे बहुत ही बड़ा एरिया पे फर्क पड़ेगा। इस चीज़ का रोजगार के बहुत साधन बढ़ेंगे और बच्चों के आने जाने का बहुत बड़ा रोल बनेगा इसमें। और भी बहुत खेती किसानी से जुड़े जो कार्य हैं, फसलें हैं, आगे इधर उधर ले जाने में बड़ी आराम रहेगी इन चीज़ों से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतकर सरकार बनाएगी और ये बात लखनऊ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कल पत्रकारों से कही। पार्टी में कल बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि 2022 में हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। करीब दर्जन भर नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उनमें कैलाश सागर बलिया से बच्चा पाठक, बांदा से अमिताभ वाजपेयी और कांग्रेस नेता बलदेव चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा कई अन्य नेता भी पार्टी में शामिल हुए। योगदान करने से पार्टी को धरातल पर मजबूती मिलेगी, इसीलिए पार्टी ने स्क्रीनिंग करने के बाद इन सभी महानुभावों को पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया है। 2022 के चुनाव में हम इतिहास दोहराना चाहते हैं और इतिहास दोहराने में कुछ नए साथी अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम उनके साथ को, उनके सहयोग को शहर से स्वीकार कर रहे हैं। ये आप तय मानकर चलिए कि कुछ दल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। उनका सपना धूसरित होगा। विश्वास जनता पर है, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता की शक्ति पर है और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अंत में जिलों के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आह्वान पर प्रदेश के किसानों में दिखा उत्साह। रायबरेली और ललितपुर के किसानों ने प्राकृतिक खेती के फायदों को सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना की चुनौती का प्रदेश ने किया मजबूती से सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नया शहरी भारत और शहरी विकास को लेकर प्रदर्शनी का होगा आयोजन।
और शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री कल गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेसवे पर बनेगी 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी। जिलों के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।